आप सबको गुड इवनिंग एंड लेट अस स्टार्ट एथनोग्राफी। मैं बहुत एग्जैक्ट हिंदी ये सब नहीं कर पाएंगे, समझ में आ जाएगा आपको। हम एथनोग्राफी, आप लोगों ने क्या बोला, लोक संपद्धति, लोक पद्धति। इस तरफ चलता है नृजाति वर्णन, नृजाति वर्णन भी चलता है एथनोग्राफी। इट इज नॉट एथनोमेथोडोलॉजी, एथनोमेथोडोलॉजी डिफरेंट, इट इज एथनोग्राफी। ग्राफी माने ग्राफिक डिस्क्रिप्शन। तो एक होता है एथनोग्राफिक मेथड, दूसरा होता है एथनोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। ओके, तो ये जो एथनोग्राफी है ये शुरू कहाँ से हुआ? लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दैट। ये शुरू हुआ है कॉलोनियल एथनोग्राफी। कॉलोनियल एथनोग्राफी माने उपनिवेशी प्रशासन, प्रशासक, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स, दे स्टार्टेड एथनोग्राफी। ये पहला है, फर्स्ट इज कॉलोनियल एथनोग्राफी। एथनोग्राफी है क्या, ये दो लाइन लिखिए। ये इसमें सम साइंटिफिक डेटा इज बीइंग कलेक्टेड थ्रू फील्ड वर्क। क्षेत्रीय कार्य के माध्यम से कुछ डेटा कलेक्ट किया जाता है और वो डेटा अनस्ट्रक्चर्ड होता है। तो डेटा अनस्ट्रक्चर्ड होगा, अनस्ट्रक्चर्ड जब होगा उसको स्ट्रक्चर्ड वे में सुसंगठित तरीके से उसको डिस्क्राइब किया जाएगा किसी थ्योरी के माध्यम से। बिना थ्योरी का कुछ नहीं होता है। तो थ्योरी का मीनिंग क्या हुआ? उस जमाने में इवोल्यूशनरी था, कभी फिर आया डिफ्यूजनिस्टिक, कभी फिर फंक्शनल, कभी फिर स्ट्रक्चरल। आजकल चल रहा है स्ट्रक्चर और एजेंसी। ठीक है, ये जो आप अभी कोविड को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? स्ट्रक्चर एंड एजेंसी के माध्यम से डिस्क्राइब करेंगे। बाकी कोविड हो गया, कोविड में 1000 लोग मर गए, इतना नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, ये तो आम जनता कर दे। तो हम सोशियोलॉजिस्ट या एंथ्रोपोलॉजिस्ट करेंगे कैसे? तो हमें थ्योरी उसमें डालना पड़ेगा, सिद्धांतों को डालना पड़ेगा। बिना सिद्धांत का कुछ नहीं होता है। ज्यादातर पेजेंट स्टडीज, रूरल स्टडीज, ओके, ग्लोबलाइजेशन, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन स्टडीज आर मोस्टली विदाउट एनी थ्योरी। ये नहीं चल पाएगा। तो फिर सोशियोलॉजी का आइडेंटिटी कहाँ रहेगा? सोशियोलॉजी का आइडेंटिटी को रखने के लिए उस थ्योरी का प्रयोग करना पड़ेगा। उसी के थ्रू हमें डेटा को स्ट्रक्चर करके डिस्क्राइब करेंगे। इज इट क्लियर कि हम डेटा लाएंगे फील्ड वर्क के माध्यम से? ये कौन सा डेटा होगा? क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव? प्योरली जनरली क्वालिटेटिव और स्पेसिफिकली क्वालिटेटिव, लेकिन थोड़ा क्वांटिटेटिव भी जा सकता है, थोड़ा क्वांटिटेटिव भी जा सकता है। ठीक है, ये नहीं सोचना कि ओनली क्वालिटेटिव, एथनोग्राफिक मेथड इज क्वालिटेटिव। नो 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 नो, सम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट कैन गो, लाइक यू हैव अ शेड्यूल। आपका एक शेड्यूल का हिंदी है अनुसूची है, उस इंटरव्यू शेड्यूल, उस अनुसूची को आपने भरा, उसमें 70 क्वेश्चन है, उसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन भी है और क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी है। तो दोनों एंडेड क्वेश्चन से आप जब लेंगे तो उसमें टेबल दे सकते हैं। एथनोग्राफी का मतलब बिना टेबल का कैसे हो सकता है? कुछ टेबल भी दे सकते हैं। जब एथनोग्राफी करेंगे, जिन लोगों के ऊपर आप एथनोग्राफी किए उन लोगों के ऊपर आप लिखेंगे नहीं इनका जेंडर क्या है, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, एज ग्रुप क्या है, इनकम क्या है, एजुकेशन क्या है। तो टेबल हुआ ना, तो टेबल का तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे ना, नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। सो इन दिस मैनर एथनोग्राफी में जनरली इट इज क्वालिटेटिव बट क्वांटिटेटिव कैन बी एडेड। ठीक है, गुणात्मक गणनात्मक कहते हैं इसको हिंदी में। गुणात्मक होता है मेथड, लेकिन गणनात्मक भी आ सकता है। आजकल तो मल्टीपल मेथड्स हम यूज करते हैं हमेशा। पहले के जमाने का तरह नहीं, एक मेथड लिया उसी में कर दिया, ये सब नहीं। और आज का ये लेक्चर का ये मीनिंग होना चाहिए, जो लर्नर्स हैं जो ये सब करते नहीं है उनको ये करना चाहिए मेरे विचार। नहीं तो लेक्चर क्या होता है, लेक्चर कोई वैल्यू नहीं है। अगर लेक्चर को आप कुछ लर्न करके इम्प्लीमेंट करेंगे तभी उसका वैल्यू रहेगा। ओके, तो क्या हुआ फिर एथनोग्राफी में हम ऑब्जर्वेशन करेंगे और शेड्यूल भी कर सकते हैं। ये ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन का मतलब ये नहीं है जाके देख रहे हैं कुछ भी लिख दे रहे हैं। अरे देख के लिख देने से न्यूज़पेपर वाला, कॉमन मैन, पेजेंट और मुझ में क्या डिफरेंस रहेगा? देख के लिखना ऑब्जर्वेशन नहीं है। ऑब्जर्वेशन का भी 4 फोल्ड टाइपोलॉजी, 4 प्रकार है। क्या है? एक है कंप्लीट ऑब्जर्वर, बस ऑब्जर्व करता रहेगा, बीच में बातें करता रहेगा, इंटरैक्टिव करता रहेगा। इंटरैक्शन करना जरूरी है ऑब्जर्वर। चुपचाप देखने से दूसरा वो सोचेगा, जो जिन लोगों पर कर रहा है
वो सोचेंगे कि क्या है, ये तो घमंडी है, बात ही नहीं करता है, चुपचाप रहने का नहीं। यानी कि एक इंटरैक्टिव ऑब्जर्वर रहेगा। ये नंबर वन बात, टाइपोलॉजी, फोर फोर टाइपोलॉजी। दूसरा है ऑब्जर्वर एज पार्टिसिपेंट, उसमें पार्टिसिपेंट नहीं कर रहा है, ऑब्जर्वर एज पार्टिसिपेंट। क्या कैसे पार्टिसिपेंट कर रहे हैं कि मैं जाके वहां बैठा बरामदा में, उस दिन बारिश हो रही थी, मैं छतरी लिया था, और बरामदा जो था उनका, मैं रूरल में कर रहा था, ये ट्राइबल में कर रहा था। बरामदा मिट्टी वाला बरामदा था, उसमें पानी ऊपर से, छप्पर वाला छत था, पानी ऊपर से टप 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 गिर के वो मिट्टी का एक पोर्शन धंसे जा रहा था। मैंने बोला ये मिट्टी का पोर्शन धंस जा रहा है, उस छप्पर को थोड़ा आगे क्यों नहीं बढ़ा दिया? तो उसने बोला अरे पुराना जमाने में था, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कर दूंगा। मैंने कहा अभी तो तुम बोल रहे कि तुम्हारे पास 5 एकड़ जमीन है, यानी कि तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है। इतना जल्दी नहीं, धीरे धीरे इंटरेक्शन चलता रहा। फिर उसका एक्सपेंडिचर बिहेवियर पता चला, स्पेंडिंग बिहेवियर धीरे धीरे पता चला। फिर उसके बाद शाम हो गया था, उसने बोला कि आप थोड़ा वो लेंगे? मैंने कहा क्या है, क्या लेंगे? अरे थोड़ा वो। मैंने कहा अच्छा, नहीं अभी नहीं लेंगे। वो माने ही वाज आस्किंग मी, हिंटिंग मी सम लिकर, देसी शराब। मैंने कहा नहीं 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 अभी नहीं लेंगे, सब नहीं हो पाएगा। तो ऐसे बातें चलता रहा। मैंने कहा आप लीजिए, मैं यहाँ बैठा रहूंगा, बातें करता रहूंगा और आपका नमकीन खाऊंगा मैं। तो मैं चल मतलब बातें करता रहा। फिर उनके यहाँ मेरा उस दिन डिनर था, शाम वाली डिनर। तो मुझे क्या क्या पता चला, बारिश में बिहेवियर क्या होता है, ठीक है, और उनका स्पेंडिंग बिहेवियर, और उनका ड्रिंकिंग बिहेवियर, और उनका फूड कल्चर। 4 चीजें एक इवनिंग में पता चल गई। वो कैसे पता चल गया? ये खाली ऑब्जर्वर के हिसाब से, पार्टिसिपेंट नहीं है इसमें। पार्टिसिपेंट किस में? पार्टिसिपेंट है उनके पूजा में पार्टिसिपेट करना। जब पूजा में पार्टिसिपेट करेंगे तो पूजा में पार्टिसिपेट कैसे करेंगे कि हंस के नहीं करेंगे। जैसे मैं हिंदू हूँ, मैं मजलिस में पार्टिसिपेट किया। मजलिस कभी आपको अटेंड किए हैं? मजलिस में एक डिस्क्रिप्शन होता है उनके वेरियस स्पिरिचुअल आइडेंटिटी के बारे में, मुस्लिम्स का, ठीक है, करता हुआ। उसमें शैतान आते हैं, शैतान अच्छे लोगों की हत्या कर देते हैं, तो वो करता हुआ इमोशनल हो जाते हैं, इमोशनल हो गए, फिर बीच में ऐसे हाय 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 करते हैं। तो तब आपको हंसना नहीं है, तब आपको इन्वॉल्व हो जाना है। इन्वॉल्व होता हुआ जो आदमी 35 मिनट का मजलिस में बोलता है, वो आदमी रो लेता है करके रोता है। रोना है तो आपके मन में भी रोना आ गया, तब वो हुआ पार्टिसिपेशन। क्यों संदीप जी, ठीक बोल रहा हूँ ना? तो मतलब ये है, मैं मान लो एक ट्राइबल में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, इट इज जस्ट लाइक दिस कि आप हिंदू है, आपके हनुमान जी की पूजा मतलब मंदिर जाके कोई ऐसे कर रहा है, दूसरा आदमी आके हंस रहा है, कुछ कह के, कुछ रेसिस्ट कमेंट करके कर रहा है, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, उसी प्रकार उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो पार्टिसिपेशन इन ए पूजा इज वेरी डिफिकल्ट टास्क, इतना आसान नहीं है पार्टिसिपेशन। ओके, और वही लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे जो जाके आजकल के जमाने में 3 से 4 महीना उन्हीं के गांव में, उन्हीं के शहर में किराया लेकर, श्रीनिवास ने जैसे लिखा था, एक कुक रख के, एक चपरासी रख के, या एक हेल्प रख के, एक टेबल चेयर खरीद के, एक खटिया खरीद के, एक कुकिंग का सामान खरीद के वहीं रह रहा है, वही हो पाएगा पार्टिसिपेशन। बाकी बिल्कुल पार्टिसिपेशन नहीं है। मैं बिल्कुल रिजेक्ट करता हूँ, सुबह गए शाम को आ गए बाइक से या कार से और ऑब्जर्व करके आ गए, दिस इज नॉट पार्टिसिपेशन। बिल्कुल इसको नोट करें, दिस इज नो पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन, सहभागिता तभी संभव है जब पहले तो बोल रहे थे लोग 1-1 साल रहना है, चलो 1 साल छोड़ो, 4 से 6 महीना इंटरमिटेंटली, 1 एनुअल साइकिल। कब शुरू किए? इस होली में शुरू किए, अगला होली तक खत्म किए। यानी कि सारे फेस्टिवल आ जाएगा, सारे सीजन आ जाएगा, सारे क्रॉप्स आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। अगर साल भर नहीं किए तो बीच बीच में घर चले जाओ, यूनिवर्सिटी चले जाइए, कोई बात नहीं, लेकिन 6 महीना जाना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, रैपो करना पड़ेगा, इंटरैक्टिव करना पड़ेगा, वो लोग आपको एक्सेप्ट कर ले तब वो होगा। पूछ पाछ के डायरी लिख के नहीं होता, दिस इज नॉट पार्टिसिपेशन। तो पहला हो गया कंप्लीट ऑब्जर्वर,
जो मैंने बोला। दूसरा हो गया ऑब्जर्वर एज पार्टिसिपेंट। तीसरा हो गया पार्टिसिपेंट एज ऑब्जर्वर, पार्टिसिपेंट एज ऑब्जर्वर। और चौथा हो गया कंप्लीट पार्टिसिपेंट। हो गया 4 कैटेगरी मैंने बोला। कंप्लीट ऑब्जर्वर, उसको ऐसे इंग्लिश में लिखिए, हिंदी क्या होगा बाद में देखा जाएगा। कंप्लीट ऑब्जर्वर, ओके। दूसरा हो गया ऑब्जर्वर एज पार्टिसिपेंट, तीसरा हो गया पार्टिसिपेंट एज ऑब्जर्वर, और चौथा हो गया कंप्लीट पार्टिसिपेंट। ऐसा अगर होगा तो चीजें बेटर होगा, ओके। फिर उसके बाद हम आते हैं, एथनोग्राफी हो गया। एथनोग्राफी को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे, ये लेट अस टॉक अबाउट परफेक्शन। परफेक्शन बहुत जरूरी है। इंग्लिश में नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, इंग्लिश में जो कर रहे हैं कोई जरूरी नहीं हो अच्छा कर रहे हैं। एप्रोप्रिएट वर्ड होना चाहिए। एप्रोप्रिएट वर्ड कैसे आए, जैसे मैं एथनोग्राफी कह दूं तब मैं टाइप्स में चला जाऊं, 7-8 प्रकार है, ठीक है, 8 टाइप्स। डिस्क्रिप्शन कैसे होगा, डिस्क्रिप्शन तभी पॉसिबल है जब हम एंथ्रोपोलॉजिकल या सोशियोलॉजिकल वर्ड पावर गेन करेंगे, वोकाबुलरी गेन करेंगे। हिंदी में जब हमें मानव शास्त्रीय या समाज शास्त्रीय शब्दावली मालूम हो। शब्दावली कैसे मालूम होगा, गाइड बुक देख के मालूम होगा? गाइड बुक देख के नो। गाइड बुक से क्या मालूम? शब्दावली मालूम होगा कुछ ओरिजिनल किताब पढ़े, या हिंदी में जो ओरिजिनल किताब ट्रांसलेट हुआ है। मेरे विचार में कोई नहीं पढ़ता है, मेजर प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हो जाता है। हिंदी में मान लीजिए हमें इंग्लिश नहीं मालूम है, चलो कोई बात नहीं, इंग्लिश मालूम कर दे, इंग्लिश सीख ले तो बहुत अच्छी बात है, एक और लैंग्वेज तो सीख ले, क्या परेशानी है एक लैंग्वेज सीखने में। मुझे कैसे, मैं उड़ीसा का, मुझे उड़िया आता है, मुझे इंग्लिश तो आता ही है, और हिंदी भी बिल्कुल आता है, मैनेजेबल हो गया। ये कहा कि ग्रामेटिकल मिस्टेक थोड़ा सा है, बाकी बिल्कुल हिंदी है। और क्या है, मैं हिंदी क्या, हिंदी बेल्ट में तो मैं कितने साल रहा, 40 साल रहा, 40 ईयर्स। सिर्फ 19 ईयर्स वहां रहा, 41 ईयर्स बल्कि, 60 का हो गया, उधर 19 ईयर्स उड़ीसा में रहा। तो उड़िया, इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु भी आता है, क्योंकि आई लिव इन उड़ीसा, इन दैट एरिया व्हिच इज ओनली 6 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम आंध्र प्रदेश। एक्स्ट्रा लैंग्वेज सीखने में कोई हर्ज नहीं, सीखना चाहिए, कंपलसरी है। जो नहीं सीखे अब सीखना चालू करें, और सब ऑनलाइन मिल जाता है, थोड़ा स्पेंड करें। अगर इंग्लिश सीखेंगे हिंदी या महाराष्ट्रियन मराठी से, लगेगा 2 साल लगेगा, डेली 2 घंटा, तभी हो पाएगा। और कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है, कोई चीज रॉकेट साइंस नहीं है। इंग्लिश सीखना रॉकेट साइंस नहीं है मेरे विचार में, क्यों संदीप जी? इंग्लिश सीखना रॉकेट साइंस नहीं है, और सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी भी रॉकेट साइंस नहीं है। रॉकेट साइंस पढ़ेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में, और स्पेस साइंस पढ़ेंगे आईआईटी में पढ़ेंगे, आपके बच्चे पढ़ते होंगे, आईआईएम में पढ़ेंगे। बहुत इतना डिफिकल्ट है, रात को 2-3 बजे तक सत्यानाश कर देंगे, और ये ट्यूटोरियल लिखो, वो लाओ, ये टेस्ट, वो। हम तो कुछ भी नहीं किए, मैं तो डी स्कूल से पढ़ा। कभी कभी बेते साहब का, और बेते साहब का सब समझ में आता था, ओबरे साहब का समझ में नहीं आता था, ऊपर ऊपर चला जाता था, पता नहीं क्या बोलते थे। बट एनीवे, बट इट इज नॉट ए रॉकेट साइंस, यू नो। तो इजीली हो जाएगा, सब एथनोग्राफी सब हो जाएगा, लर्न करने से सब हो जाएगा। दिस इज हो गया। तो आप मराठी में लिखेंगे या हिंदी में लिखेंगे? भाषा नोवेल की तरह होना चाहिए, नंबर 1। नोवेल उपन्यास की तरह होना चाहिए, और आपका सब्जेक्ट का शब्दावली होनी चाहिए। बस 2 ही चीजें मैंने बोला। और बोरियत नहीं होना चाहिए, उसको कोई पढ़ेगा बोर ना फील करे। इतना बोर, कभी कभी कोई चीजें पढ़ लेते हैं किताब वगैरह या किसी का डिसर्टेशन, लगता है यही फेंक दे इसको, इतना बोरियत हो जाता है, दिन खराब हो जाता है, और स्ट्रेस आ जाता है, बीपी हाई हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा पढ़े, हंस हंस के मरे, लोड हंसना, वाह क्या बात है, क्या लिखा है, और शुरू किया तो एंड कर दिया एकदम। ऐसा कहाँ से मिलेगा सीखने के लिए? यही कोई उसका नोवेल पढ़ के पता चलेगा? सारे नोवेल तो ट्रांसलेटेड है, हिंदी नोवेल पढ़ के पता चल जाएगा, मराठी नोवेल पढ़ के पता चल जाएगा, पढ़ना पड़ेगा। फिर कितना नोवेल पढ़ेंगे, कितना ओरिजिनल किताब पढ़ेंगे? ज्यादा नहीं, 20-30 में पता चल जाएगा, लर्न करना हो। तो क्या मैंने बोला अभी, एथनोग्राफी का मतलब क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा आता है, ऑब्जर्वेशन का टाइपोलॉजी 4 प्रकार के हैं, और ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों हो सकता है।
क्वालिटेटिव ज़्यादा होता है, क्वांटिटेटिव में कुछ टेबल्स दे के उनका एनालिसिस हो सकता है, और वर्ड पावर बेटर होगा, शब्दावली बेटर होगा, वोकाबुलरी बेटर होगा, तब वो एथनोग्राफी सही होगा, डिस्क्रिप्शन सही होगा। आजकल दो प्रकार के नैरेटिव लोग करने लगे हैं, मेटा नैरेटिव एंड ग्रांड नैरेटिव। ठीक है, वो इसमें अभी इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता हूँ, वो किसी और सेशन में कभी होगा। मेटा नैरेटिव क्या होता है, ग्रांड नैरेटिव क्या होता है, दिमाग में रखिए। आपका लेखन, आपका राइटिंग पाठक में इंटरेस्ट पैदा करें पढ़ने के लिए, पाठक को डिप्रेशन में ना डाल दें। ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट आइए, टाइप ऑफ एथनोग्राफी। 8 प्रकार के एथनोग्राफी है। पहला वाला है कॉलोनियल एथनोग्राफी, उपनिवेशी एथनोग्राफी। ठीक है, उपनिवेशी, ये कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर ने शुरू किया था, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स ने शुरू किया था, उपनिवेशी प्रशासकों ने शुरू किया था। क्यों शुरू किया था? अपने फायदा के लिए। क्या अपना फायदा है? 2 प्रकार के फायदा है। जो स्टेटलेस सोसाइटीज होते थे, जो स्टेटलेस राज्यहीन समाज होते थे, तो यहाँ पर क्या जानना जरूरी है? राज्य और राज्यहीन होता क्या है, ये जानना जरूरी है। यही तो सिद्धांत है, कुछ जनरलाइजेशन है। राज्य समाज माने जहां पर एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी, सेंट्रलाइज्ड जुडिशियरी होता है। इन शॉर्ट एक गवर्नमेंट होता है, यानी कि एक केंद्रीय प्राधिकार, केंद्रीय नौकरशाही, केंद्रीय न्यायिक व्यवस्था, संक्षिप्त में एक सरकार होगा, तो वो हो गया राज्य समाज। सब जानते होंगे, लेकिन मैं लाना जरूरी है यहाँ पर। राज्यहीन क्या है? ये सब कुछ नहीं होगा। फिर कैसे चलेगा? लॉ एंड ऑर्डर कैसे कंट्रोल होगा? किनशिप के थ्रू कंट्रोल होगा। जो लिनिएजेस होंगे, जो जक्स्टापोज्ड लिनिएज, जक्स्टापोज्ड माने साइड बाय साइड मिलेंगे लिनिएजेस, वो आपस में टिट फॉर टैट टैक्टिस में, फोर्स फॉर फोर्स टैक्टिस में चलाएंगे कि मेरे ग्रुप का एक आदमी को उसका ग्रुप ने चांटा मारा, मेरे ग्रुप का एक आदमी को उनका ग्रुप का एक ने चांटा मारा, तो हमारा भी एक आदमी उनका ग्रुप का किसी को चांटा मार, उसको मार देगा, तो किसी और को मार देगा। चांटे के बदले चांटा, खून के बदले खून। इसको ब्लड फ्यूड कहते थे, खून बैर, रक्त बैर कहते थे। ठीक है, ये होता था। ये इवांस प्रिचार्ड ने डिस्क्राइब किया है, मायर फोर्टिस ने डिस्क्राइब किया है। नो डिफरेंसेस होते हैं स्टेट और स्टेटलेस में, बस इतना सिद्धांत जानना जरूरी है। इस सिद्धांत के बगैर ये नहीं चल पाएगा आगे चल। तो फिर क्या होगा ना, स्टेट सोसाइटी में कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर को कैप्चर करना आसान है, क्योंकि एक को कैप्चर करेंगे, कौन? चीफ को। चीफ को कैप्चर करेंगे तो पूरा कम्युनिटी कैप्चर हो गया। स्टेटस में किसको कैप्चर करेंगे? कैप्चर कर ही नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं ना? तो अगर कैप्चर नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे? क्यों क्यों नहीं कैप्चर करेंगे? हमें 30 वंश है, 30 वंश के 30 मुखिया है, तो किसको करेंगे? इसको करेंगे तो दूसरा मार देगा। इसलिए वो एजेंट भेजते थे। वो एजेंट कौन था? वो एजेंट उनका कल्चर जानने के लिए जाता था। वो एजेंट उनका कल्चर जानने के लिए जाता था, और कल्चर जानकर उनका जो वीक मूवमेंट है उस वक्त अटैक करते थे ये लोग। ठीक है, ये सब कॉलोनियल एथनोग्राफी है। तो लेकिन लेटर ऑन जो जो इनिशियल कॉलोनियल एथनोग्राफी और लेटर ऑन कॉलोनियल एथनोग्राफी में फर्क है। पहला कॉलोनियल एथनोग्राफी क्या होता था कि जो ट्रैवलर्स अकाउंट होता था, ट्रैवलर्स अकाउंट, ओके, और मिशनरीज एक्टिविटीज और एडमिनिस्ट्रेटर, 3 चीजें कॉलोनियल एथनोग्राफी। नंबर 1, 3 सोर्स थे। देखिए, ट्रैवलर्स अकाउंट, मिशनरीज एक्टिविटीज एंड अकाउंट, ट्रैवलर, मिशनरी एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स अकाउंट। ठीक है, ये सब 1800 में है, 1850, 1880, ये सब इस टाइप का रहा, तब की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, इसमें 2 प्रकार के एथनोग्राफी होते थे, एक मोनोग्राफिक अकाउंट, दूसरा एनसाइक्लोपेडिक अकाउंट। मोनोग्राफिक को शायद कहते हैं एकल अध्ययन। देख लीजिए, आप लिख दीजिए उसमें, एक मोनोग्राफिक अध्ययन, दूसरा क्या बोला? एनसाइक्लोपेडिक। अच्छा, एनसाइक्लोपेडिक में आपको समझ में आ जाएगा
आप लोग वो जानते हैं ना, वो जो पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट के एस सिंह का, जिसमें एक मोटा सा आया है शेड्यूल ट्राइब, एक और मोटा सा है शेड्यूल कास्ट, उसमें करीब 200 किताबें आया है। ये एनसाइक्लोपेडिक है। एनसाइक्लोपेडिक माने हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा अकाउंट दिया गया है। उसी से हमें पता चलता है के एस सिंह वाले से। के एस सिंह कहाँ के थे भाई? एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर जनरल थे। ठीक है, ये 1994 में प्रकाशित होने लगा। उससे पहले कौन लिखा था? ये जो पीपल ऑफ इंडिया, उससे पहले कौन लिखा था? 1891 में रिजले ने लिखा। 100 साल बाद 1991 में के सिंह लिखा। प्रोजेक्ट के सिंह वाला पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट 1984 में शुरू हुआ। 7 साल लगा। उसमें काफी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, भारत में 4065 कम्युनिटीज है। भारत में 462 जनजातियां हैं। भारत में 750 अनुसूचित जातियां हैं। ये सब कैसे पता चला? ये केस सिंह वाले से तो पता चला। सबके बारे में 4 पेज 5 पेज लिखा। मुसहर के बारे में 5 पेज लिखा। महाराष्ट्र के अलग अलग कम्युनिटी के बारे में 5 पेज 3 पेज 4 पेज लिखा। इसको क्या कहेंगे? डिटेल तो है नहीं, इसको क्या कहेंगे? एनसाइक्लोपीडिया कहेंगे। ये है एनसाइक्लोपीडिया एथनोग्राफी। मैंने तो आपको कंफ्यूज मत होइए। कॉलोनियल एथनोग्राफी के 2 पार्ट है, एक मोनोग्राफिक, दूसरा एनसाइक्लोपीडिक। ओके, मोनोग्राफी में क्या है कि एक एक कम्युनिटी का अध्ययन किया है। इसमें लिखना पड़ेगा। एनसाइक्लोपीडिक का सबसे पहला है वाटसन एंड काय। वाटसन सुनाई दे रहा है ना? WATSON एंड काय KAYE, के फॉर कानपुर। काय का 1866 का रिपोर्ट ऑन एग्जीबिशन ऑन ट्राइबल लाइफ। ये एक विजुअल डाटा फोटोग्राफी को लेके एक एग्जीबिशन किए थे। फोटोग्राफ्स लेके 3 वॉल्यूम निकाल दिया। ये सबसे पहला है। अगर साइंटिफिक अकाउंट माना जाएगा, बायस तो था ही, कॉलोनियल में तो बायस होगा ही, है ना? तो ये इतना 3 वॉल्यूम निकाल दिया 1866 में। ठीक है, ये क्या है? एनसाइक्लोपीडिक। दूसरा एग्जाम्पल है शेयरिंग का, SHERRING का 1873 का। 1873 का एक है, उसका नाम है हिंदू ट्राइब्स एंड कास्ट। हिंदू ट्राइब्स एंड कास्ट, ये दूसरा हो गया। ये 1873 से 1881 के बीच में पब्लिश हुआ है। कई कई वॉल्यूम्स, हिंदू ट्राइब्स एंड कास्ट। फिर डाल्टन का बड़ा फेमस है, सुना होगा आप लोगों ने, 1872 का, 1872 डाल्टन। डाल्टन का क्या है? डिस्क्रिप्टिव एथनोलॉजी ऑफ बंगाल। डिस्क्रिप्टिव एथनोलॉजी ऑफ बंगाल। ओके, फिर आया 1891। 72 के बाद 91 आ गया। 1891 रिजले का पीपल ऑफ इंडिया, जो मैंने बोल दिया अभी। 100 साल बाद 1991 1991 में के एस सिंह ने एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मदद से प्रोड्यूस किए 200 किताब। पूरा एथनोग्राफी, सॉरी, एनसाइक्लोपीडिक है। फिर थर्स्टन ने 1909 में 2 आया। एक थर्स्टन ने किया कास्ट एंड ट्राइब्स ऑफ सदर्न इंडिया। कास्ट एंड ट्राइब्स ऑफ सदर्न इंडिया 1909। फिर अनंत कृष्णन आयर ने 1909 में कास्ट एंड ट्राइब ऑफ साउथ इंडिया किया। उसने सदर्न इंडिया किया, इन्होंने साउथ इंडिया किया 1909 में। ओके, मोनोग्राफिक का उदाहरण है, ज्यादातर ट्राइब्स के बारे में मोनोग्राफिक आया है। ओके, जैसे खासी लिखा। खासी कौन लिखा है? द खासी लिखा गुडन ने। जी, जी फॉर गांधी जी, गुजरात। GUDDON, गुडन ने द खासी लिखा। ओके, और द आंगामी नागा लिखा हटन ने, HUTTON। ओके, और नागा के बारे में लिखा शेक्सपियर ने, मिल ने। ये वो वाला शेक्सपियर नहीं, इधर एक शेक्सपियर थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने लिखा। ओके, फिर वो जो वेरियर एल्विन, सुना होगा ना, वेरियर एल्विन, जिन्होंने आइसोलेशन अप्रोच दिया था ट्राइबल के लिए, जिसका बड़ा गलत इंटरप्रिटेशन हुआ है। उन्होंने कई ट्राइब्स का मोनोग्राफिक अध्ययन किया। ठीक है, हो गया। कॉलोनियल इज ओवर नाउ। और लेकिन इन लोगों का इंटरेस्ट क्या था? इन लोगों का इंटरेस्ट था कि दे ट्राई टू रोमांटिसाइज द अदर कल्चर्स। पहली बात तो हम दूसरे का संस्कृति का अध्ययन करेंगे, उसको रोमांटिसाइज करेंगे, एक रोमांटिक वे में उसको पेश करेंगे। हाँ, रोमांटिक वे में पेश करना लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी माना जाता है। उसमें क्या करते थे ये
कि नागा हेड हंटिंग लिखेंगे। नागा लोग जो जो आउटसाइडर उनके एरिया में जाते थे, हाँ, और नागा 13 प्रकार के हैं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, और अलग अलग प्रकार के कल्चर उनके होते हैं। उनके यहाँ आप अगर एस सी दुबे का पतली किताब भारतीय समाज पढ़ेंगे या इंडियन सोसाइटी पढ़ेंगे, बड़ा ज्ञान हो जाएगा, बहुत बढ़िया किताब। एनबीटी नेशनल बुक ट्रस्ट ने छापा है, हिंदी में इंग्लिश में दोनों। उन्होंने लिखा है कि वहाँ अलग अलग नागा के बारे में 5 मिनट का न्यूज आता है, 75 मिनट उसमें जा रहा है, क्यों 15 टाइप के नागा है, 75 मिनट चला गया न्यूज में, अलग अलग भाषा में। तो नागा नागा लोगों का हेड हंटिंग, बाहर का लोग जब आता था, इंट्रूडर कहते हैं उसको, इंट्रूडर का हिंदी क्या है, बाहर का आदमी भूले भटके घुस जाता था, तो उसको हेड हंटिंग कहते हैं। उस हेड को वो करके जो भी लेप लगा के अपना ड्राइंग रूम में टांगते थे, जैसे लोग बाघ टांगते हैं, बाघ टांगते हैं ना, टाइगर टांगते हैं ना लोग, लाइक दैट। तो ऐसे वो, तो उस हेड हंटिंग को रोमांटिसाइज कर दिया, तो उनको क्या अनपॉपुलर कर दिया। मैं जिस ट्राइब में काम किया वो है कौंध ऑफ उड़ीसा, KONDH, कौंधो कहते हैं एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन, लेकिन लोग KONDH कर दिया, कोई कंधा कर दिया, KNDHA कर दिया, कांधा, कांधा ले लो आलू ले लो, नहीं कोई फिल्म में था, तो ये कांधा कर दिया उसने। ये सब प्रॉब्लम्स है वो कॉलोनियल ब्रिटिशर्स का। हम तो किए हैं एक्चुअली, कौंधो है, KONDHA होना चाहिए, नहीं मैंने भी गलत किया, KONDH कर दिया। किताब का नाम है ट्राइबल आइडेंटिटी, रावत पब्लिकेशन 2004 का, देखना चाहे तो देखे, वो एक एथनोग्राफी है। तो ये कौंधो में होता था मेरिया सैक्रिफाइस, मेरिया सैक्रिफाइस मैंने कौंधो इन उड़ीसा ट्राइब जो है वो बड़ा प्रोड्यूसर है टर्मरिक, हल्दी, तेंदू लीफ, बीड़ी लीफ, टैमरिंड, इमली, TQ, टर्मरिक, हल्दी, टैमरिंड, इमली, तेंदू लीफ, बीड़ी पत्ता का बड़ा प्रोड्यूसर है। तो ये कौन बड़ा फेमस है, तो उनका हल्दी पीला पीला होगा, बढ़िया प्रोड्यूस होगा, कैसे कि ह्यूमन ब्लड और फ्लेश देने से, समझ में आ गया ना, ह्यूमन ब्लड और फ्लेश देने से। संदीप चौधरी इतना अंग्रेजी चलेगा ना बीच बीच में, ठीक है। ह्यूमन ब्लड और फ्लेश, ले फ्लेश मैंने मांस, मनुष्य का मांस और रक्त लेके वहां डाल देंगे जगह जगह फील्ड में, तो हल्दी बड़ा प्रोडक्शन होगा, जमीन फर्टाइल हो जाएगा, और हल्दी का कलर रेडिश येलो होगा, बहुत बढ़िया होगा, ऐसा सोच है। ये सब सोच जो है हर कम्युनिटी में ऐसा कुछ ना कुछ सोच है। हम लोगों में एक जमाने में, आजकल भी खबर आता है कि छोटा लड़की को बलि चढ़ा दो, भैंस को बलि चढ़ा दो, बकरे को बलि चढ़ा दो, ये तो हर कम्युनिटी में है ना। तो ऐसा कुछ किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं। कुछ कम्युनिटी मैजिक करते हैं, जादू टोना करते हैं, सॉर्सरी करते हैं, ओके सॉर्सरी करते हैं, विचक्राफ्ट करते हैं, ठीक है। और उस वो क्या है, वो सुपरनेचुरल पावर है, और उनका सुपरनेचुरल पावर है नमाज पढ़ना, हमारा सुपरनेचुरल पावर है ओम नमः शिवाय, आजकल चलता है, श्रावण में चलता है ना ओम नमः शिवाय। तो सुपरनेचुरल पावर सब इक्विवेलेंट है। हम भी सब सुने सारे ईश्वर एक होता है, ईश्वर एक ही होता है, तो ये सब सुने हैं हमने, कोई अलग नहीं है, कोई इंटेलिजेंट नहीं है, कोई डुप्लीकेट नहीं है, ये मानना पड़ेगा। आज सोशियोलॉजिस्ट, आज एथनोग्राफर, आज एथनोग्राफिक यूजिंग एथनोग्राफिक मेथड, ये मानना पड़ेगा कि जैसे वो विचक्राफ्ट करता है, मैजिक करता है, सुपरनेचुरल पावर, पेड़ की पूजा करता है, पत्थर की पूजा करता है, सिमिलरली वो अल्लाह की पूजा करता है, वो जीसस की पूजा करता है, और हम शिव जी की पूजा करते हैं, लॉर्ड विष्णु की पूजा करते हैं, महाराज जी की पूजा करते हैं, महाराज जी समझ गए ना, कोई एक गुरु, सब सेम है, सुपर नेचुरल पावर, और सब एक्सचेंज मॉडल में करते हैं। हम आपको ये देते हैं, आप हमको ये दीजिए, ठीक है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रेयर एंड डिविनेशन, ओके। तो प्रेयर डिविनेशन का एक एक्सचेंज चलता रहता है। और कोई और सबसे दुनिया में सुखी है कौन है बताइए, सुचित्रा शर्मा जी, नास्तिक, साइंटिफिक नास्तिक, पागल नास्तिक नहीं है। मैं नाम नहीं लूंगा, नाम लेने से वो आप सुन, अच्छा वो नास्तिक है। और हमारा समाज ने नास्तिक जो है उसको डेरोगेटरी वे में देखा है। डेरोगेटरी का मीनिंग नीचा देखा है, गलत है ये, नीचा देखने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरी थोड़ी ना है। सारे इसका मतलब जो नॉन इंडियन है 75% नास्तिक में आ जाएंगे,
वो तो जाते हैं मोस्ट ऑफ द रिलीजियस टेम्पल्स एंड चर्चेस एंड मॉस्क एंड दिस एंड दैट फॉर टूरिज्म पर्पज, टूरिज्म पर्पज जाते हैं। हम लोग भी धीरे धीरे डेवलप कर दिए हैं टूरिज्म पर्पज कि विंटर में जाएंगे, इस बार समर में कहाँ जाएंगे भाई, बद्रीनाथ जाएंगे। तो एक वो तो हो गया, बद्रीनाथ धाम का दर्शन कर देंगे, लेकिन टूरिस्ट पर्पज भी तो हो गया ना। 5 दिन वहां टिकेंगे, फलाना होटल बुक कर देंगे, एयरबीएनबी बुक कर देंगे, 5 स्टार होटल बुक कर देंगे, रहेंगे बड़ा आराम, ठंडा ठंडा लगेगा, बढ़िया रहेंगे। यहाँ तो बड़ा लाइफ हेल है यहाँ पर लखनऊ में। ये जो टूरिज्म पर्पज एक डिफरेंट है। तो फिर मैंने ये जो बताया कि उन लोगों ने इंटरेस्ट था, उनको रोमांटिसाइज करो, उनके बारे में लिखो, उनका सेक्सुअल लेक्सिटी के बारे में लिखो कि लूज सेक्स करते हैं ये लोग, इनका सेक्सुअल नियंत्रण नहीं है, और ये हेड हंटिंग करते हैं, कौंद मेरिया सैक्रिफाइस करता है, ह्यूमन बलि चढ़ाता है, नर बलि प्रथा चढ़ाता है, नर बलि खत्म होने के बाद भैंस बलि चढ़ाया इन्होंने। ये सब करके उनको बड़ा डेरोगेटरी वे में लिखा। फिर उनका न्यूड तस्वीर, न्यूड का हिंदी समझ गया ना, न्यूड, न्यूड और हाफ न्यूड तस्वीर छाप दिया उसमें, किसमें, किताब में छाप दिया। पुराना एथनोग्राफी देखेंगे सब में छपा है ये सब। ये बड़ा गलत हो गया। फिर ये साबित करना चाहते थे कि कॉलोनियल पावर जो है वो सुपीरियर है। ठीक है, ये हो गया, बहुत लंबा चल जाए, खत्म नहीं होगा, 8 थोड़ा 10 मिनट बढ़ जाए, कोई इशू तो है नहीं ना। ठीक है, तो कॉलोनियल एथनोग्राफी बड़ा खराब रहा। खराब रहा क्या, ये वर्ड यूज कर सकते हैं, वाहियात रहा। ठीक है, वे किसी भी कम्युनिटी का न्यूड या हाफ न्यूड छपोगे, अच्छी बात है, ये तो गलत बात है ना, तो पोर्नोग्राफिक हो गया, बहुत गलत है ये। रोमांटिसाइज कर देना, ये कभी नहीं लिखना चाहिए कि फलाना जनजाति बहुत ही अच्छे हैं, उनका खाना पीना बहुत खराब है, उनका ये बहुत अच्छा है, उनका कल्चर, अरे भाई उनका कल्चर यूनिक है, लिखो। ये वर्ड है ना यूनिक, यूनिक का हिंदी है अनोखी। यूनिक इज द राइट साइंटिफिक वर्ड। बहुत अच्छा कैसे हो जाएगा, यूनिक है, मेरा यूनिक है, आपका भी यूनिक है, उनका भी यूनिक है, सब यूनिक है हम लोग, समझिए ना, हमारा कल्चर यूनिक है। बहुत बढ़िया कुछ नहीं होता है कल्चर में, कुछ नेगेटिव फीचर्स भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव फीचर्स भी होते हैं। नेगेटिव को भी आइडियल बनाता था। एक जमाने में हमारा यहाँ कल्चर में नेगेटिव था सती, नेगेटिव था ना, माने या ना माने, जो नहीं मानेगा कट्टरपंथी होगा, मैं क्या करूँ उसमें, नेगेटिव था। बाल विवाह नेगेटिव था कि नहीं था, बिल्कुल था। आजकल का नेगेटिव क्या है, डाउरी, रेप, और वो मतलब जेंडर इनक्वालिटी, जनरेशन गैप। आज का नेगेटिविटी है जनरेशन गैप, फ्यूडलिज्म, फैमिली में, फैमिली के अंदर नेगेटिव है, फ्यूडलिज्म, सास बहू का ट्रबल, ये सब नेगेटिव है। फ्रेंडशिप नहीं है, जो दिखाते हैं हर एक के घर में नहीं होगा, लेकिन कम ही घर होगा जो जिनमें नहीं हो। हर घर में कुछ कुछ खिटपिट 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 चलता रहा है, तो नेगेटिव तो है ही कल्चर, है ना। ये पावर गेम है एक्चुअली। एनीवे, तो ये रोमांटिसाइज करके कॉलोनियल सुपीरियरिटी जो दिखाया, ये जो मैक्स मुलर साहब थे और वो जो विलियम जोन्स साहब थे, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल था ना, क्या लिखा है इन्होंने इंडोलॉजी कि इंडियंस आर स्पिरिचुअल इन नेचर, वेस्टर्न पीपल आर मेटेरियलिस्टिक इन नेचर। कि भारतीय भारतीय आध्यात्मिकवादी है और विदेशी, यानी विदेश नहीं, पश्चिम के लोग भौतिकवादी है। जब लिखा, विवेकानंद साहब ने कब गए थे, 1893 में शिकागो में, बोले नहीं, भारतीय आध्यात्मिकवादी है लेकिन साथ साथ भौतिकवादी भी है, साइंटिफिकनेस भी लेते हैं, मॉडर्न भी है, इन दोनों को मिलाते हैं। ऐसा उन्होंने करके इंडियन को बचाया। बात तो यही है। और जो इंडियन नहीं समझ पाते हैं, कहते हाँ हम बड़ा स्पिरिचुअल है। अरे स्पिरिचुअल उनका क्या मतलब, पागल है क्या? स्पिरिचुअल मतलब सन्यासी होकर भीख मांगना पड़ेगा, बाबा कुछ दे दे, ये हम थोड़ी ऐसे करते हैं, बिल्कुल नहीं। आध्यात्मिकवादी खाली कह देना बहुत गलत है। तो ये क्या करते थे, मैक्स मुलर बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन आपको क्या लगता है कि जर्मन फेलो इंडिया को ऊंचा देखेगा? आप बताइए, बाइबल में या कुरान में क्या लिखा है, ये पृथ्वी कब आया? आप लोग को आइडिया है? 4000 बीसी में आया, ये लिखा है उन्होंने, 4000 बीसी। तो हमारा ये इंडस वैली कितना पुराना है, सिंधु सभ्यता 4500। क्या वो टॉलरेट करेंगे इसको? अगर इसको एक्सेप्ट कर देंगे तो बाइबल और कुरान दोनों गलत हो जाएगा। सुचित्रा जी समझ रहे हैं ना, बाइबल कुरान दोनों गलत हो जाएगा। जब लिखा है 4000, आप इधर कह दो 4500 इंडस वैली है,
आप कल को कह दो कि त्रेता युग 33,000 पहले था, आप उधर कह दो, पर ये सिविलाइजेशन वाली बात है ना, तो इसलिए उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो सब निर्माण है। सत त्रेता द्वापर को कोई एक्सेप्ट करेगा विदेश में? आप बताओ, कहेगा सब निर्माण है। क्योंकि उनके यहाँ लिखा है, हमारे यहाँ नहीं लिखा है। हमारे यहाँ तो लिखा है सत सत, क्या बोला मैंने, सत त्रेता द्वापर। तो सत युग मुझे वो एग्जैक्टली याद नहीं है, मेरे ख्याल से कुछ 4 मिलियन ईयर्स एगो। हाँ, 400 लाख या 4 मिलियन, हाँ 40 लाख, 40 लाख साल पहले सतयुग था। फिर त्रेता, त्रेता के बाद फिर द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग। ये निर्माण हमारे यहाँ है। ये जो महाराज जी लोग हैं ये कहते हैं, पहले लोग कहते थे कि कलयुग सबसे खराब है, उसके बाद प्रलय आ जाएगा। लेकिन वो कह रहे हैं, आजकल कहने लगे कलयुग सबसे एडवांस्ड है, क्योंकि यहाँ लोग 100 साल जी रहे हैं। सही बोल रहे हैं भाई। चाहे एक दिन में 32 टैबलेट खाते हैं, 32 टैबलेट खा के, 32 टैबलेट खा के डायलिसिस लगा के 100 साल जी रहे हैं। और वो अभी तो सत्यानाश हो गया, नाक में क्या डालते थे, वो ऑक्सीजन। तो बाबा महाराज लोग कहने लगे कि कलयुग सबसे बेस्ट है, इसलिए निर्माण बदलता रहता है। ये निर्माण यूं बदलेगा कि रामायण में सीता का धस के चले जाना, या धोबन का कहने पे राम जी उनको निकालना, ये सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये नया निर्माण आ रहा है ना, जेंडर इक्वलिटी, नहीं चल पाएगा ये निर्माण, नहीं चल पाएगा। इसलिए सीरियल में भी जो करते हैं थोड़ा उसको हल्का कर देते हैं, धीरे धीरे चला जाएगा, निर्माण बदलता रहता है। तो ये जो मैक्स मुलर साहब और ये विलियम जोन्स अंग्रेज, इन लोगों ने अपना कल्चर को सुपीरियर बताएगा ना, हमारा कल्चर को थोड़ी सुपीरियर बताएगा। तो ये सब ट्राइबल के लिए भी प्रॉब्लम कर दिया, खड़ा कर दिया। तो रोमांटिसाइज करना ऑब्जेक्टिविटी नहीं था। ये आपका हो गया एथनोग्राफी। कौन सा एथनोग्राफी? कॉलोनियल एथनोग्राफी। कॉलोनियल एथनोग्राफी कितने प्रकार के? एक मोनोग्राफिक है, एक एनसाइक्लोपेडिक है। मैंने कई एग्जाम्पल दे दिया। नंबर 2 पे आ जाइए। नंबर 2 है साइंटिफिक एथनोग्राफी। साइंटिफिक एथनोग्राफी, ठीक है। साइंटिफिक एथनोग्राफी को कुछ लोग क्लासिकल एथनोग्राफी भी कहते हैं, लेकिन वो साइंटिफिक है। क्लासिकल एथनोग्राफी जो कहते हैं उसमें क्या है कि ये लोगों का नाम सुना आपने, रैटक्लिफ ब्राउन और AR रैटक्लिफ ब्राउन, B मालिनोस्की, सुना है ना इनका नाम? ये दो क्लासिक एग्जाम्पल है। 1906 से 1908 रैटक्लिफ ब्राउन अंडमान द्वीप समूह में काम करते किए, फील्ड वर्क किए, और 1922 में वो एथनोग्राफिक अकाउंट निकाला, उसका नाम है द अंडमान आइलैंडर्स। मोटी सी किताब है, उसमें ये सब पिक्चर वगैरह है थोड़ा बहुत। लेकिन वो साइंटिफिक एथनोग्राफी क्या है कि उसमें वो लोग खाली उनका एथनोग्राफिक अकाउंट नहीं करते थे, कुछ कॉन्सेप्ट्स भी निकालते थे। कॉन्सेप्ट्स, क्या कॉन्सेप्ट निकाला रैटक्लिफ ब्राउन ने? स्ट्रक्चर फंक्शन निकाला ना। तो स्ट्रक्चर फंक्शन क्या निकाला कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर है ऐसे, इसमें कई पार्ट है, कैसे ये रिलीजन है, ये फैमिली है, ये किनशिप है, ये मैरिज है, ये पॉलिटिकल है, ये सब इंटीग्रेटेड है, वेल इंटीग्रेटेड है। कहीं कोई गड़बड़ हो जाता है तो लॉ एंड ऑर्डर के माध्यम से, सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण के माध्यम से इसको ठीक कर दिया। क्या हो गया भाई, पॉलिटिकल झगड़ा हो गया, सामाजिक नियंत्रण लागू करो, दंडित करो, ठीक करो, समझाओ, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, फिर कुछ रिलीजन ऐसा हो गया, फिर उसको ऐसे कर दिया। तो उनका ये मानना था कि इंटीग्रेशन चलता है, सॉलिडारिटी चलता है। ये दुर्खेम साहब का ही मानना था। दुर्खेम, एमिल दुर्खेम साहब का मानना था ना कि सोशल सॉलिडारिटी होता है, मैकेनिकल सॉलिडारिटी होता है ट्रेडिशनल सोसाइटी में, और ऑर्गेनाइज सॉलिडारिटी होता है कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में। ये बोला उन्होंने। हम जानते हैं सॉलिडारिटी नहीं होता आज के जमाने में, ठीक है। कुछ सॉलिडारिटी होगा, कुछ कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो क्या कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूस फीचर होगा? यस, कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूस फीचर होगा। इसमें क्या पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट चलेगा? बिल्कुल चलेगा। मैं ये करूं, मैं वो करूं। क्या रोल कॉन्फ्लिक्ट चलेगा? बिल्कुल चलेगा, जिंदगी भर चलेगा रोल कॉन्फ्लिक्ट। क्यों संदीप जी? हाँ, बिल्कुल चलेगा। उन्होंने मतलब ये रोल कॉन्फ्लिक्ट है कि उन्होंने कहा कि वो साइज नहीं आ रही है, आप एथनोग्राफिक मेथड कर देंगे या आप कुछ सजेस्टिव मेजर दीजिए, मैंने हाँ कर दूंगा। तो थोड़ा रोल कॉन्फ्लिक्ट आया, करूं कि ना करूं। फिर मैंने सोचा इतने लोग ज्वाइन करेंगे, काहे का इसको कैंसिल करें, कर देते हैं। यही है, एक उदाहरण है।
ओके, तो इन लोगों ने क्या किया, व्हाट दे ऑब्जर्व दे रोट, माने जो उन लोगों ने अवलोकन किया वो लिखा, लेकिन जो लिखा तो शब्दावली सही प्रयोग किया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, शब्दावली सही प्रयोग किया, थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिविटी नहीं था। ओके, ये सामाजिक वास्तविकता को, सोशल रियलिटी को सामने लाने की कोशिश की, ठीक है। हिस्ट्री के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया इन लोगों ने, कंटेम्पररी के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया। हिस्ट्री के ऊपर ध्यान देने वालों को एथनोलॉजी कहा जाता है, हिस्ट्री के ऊपर ध्यान देने वाले को एथनोलॉजी कहा जाता है। जो जो प्रिमिटिव सोसाइटी का हिस्टोरिकल एस्पेक्ट स्टडी किया वो एथनोलॉजी है, जो कंटेम्पररी एस्पेक्ट स्टडी किया वो एथनोग्राफी है। कंटेम्पररी एथनोग्राफी और डिफरेंस बिटवीन एथनोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी। रैटक्लिफ ब्राउन ने क्लियर किया इस बात को कि भाई जो लोग उस जमाने में हिस्ट्री ऑफ ट्राइब्स लिखते थे, प्रिमिटिव ट्राइब्स लिखते थे, वो एथनोलॉजी है, उसमें बायोलॉजी भी शामिल है, लेकिन सोशल एंथ्रोपोलॉजी में बायोलॉजी शामिल नहीं हो। सोशल एंथ्रोपोलॉजी में कंटेम्पररी रियलिटी लाने की जरूरत है। और कंटेम्पररी, संदीप जी, अंशु जी, कंटेम्पररी रियलिटी लाना बहुत डिफिकल्ट है। ये कहते हैं रियलिटी इज एक्सटीरियर टू द इंडिविजुअल। अब इसका हिंदी आप करें कि वास्तविकता इंडिविजुअल से परे है। अगर रियलिटी एक्सटीरियर टू द इंडिविजुअल है तो संदीप जी का रियलिटी ऑब्जर्वेशन डिस्क्रिप्शन, रूपाली का, सुचित्रा का, अंशु जी का, सबका अलग अलग हो जाएगा, फिर कैसे होगा? अलग अलग होने से नहीं चलेगा ना, तो फिर कैसे होगा? इसलिए हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स निकाला, उन कॉन्सेप्ट्स के माध्यम से हम एथनोग्राफी करेंगे तो अलग अलग नहीं होगा, ब्रॉडली अलग नहीं होगा, ठीक है। ये पॉइंट उन्होंने कहा। तो साइंटिफिक एथनोग्राफी में उन लोगों ने क्या किया, एक और एस्पेक्ट क्या हुआ, पहले कंटेम्पररी साइंटिफिक, नंबर 2 बता रहा हूँ। साइंटिफिक एथनोग्राफी में पहला है कंटेम्पररी, समकालीन वास्तविकता, जैसे देखा वैसे लिखा, हिस्ट्री को इंपॉर्टेंस नहीं दिया। एक लास्ट पॉइंट है इसमें, होलिस्टिक डिस्क्रिप्शन हुआ, HOLI, मैंने समग्रता का अध्ययन किया। तो समग्रता का मतलब क्या क्या मानेंगे आप किसी भी समुदाय के बारे में? व्हाट इज समग्रता? समग्रता मीन्स मिनिमम 4 एस्पेक्ट है। क्या है? सोशल, सोशल में क्या लेंगे? फैमिली, मैरिज, किनशिप, स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल, सामाजिक, परिवार, विवाह, नातेदारी, स्तरीकरण अगर है, इनइक्वालिटी, ये हो गया सोशल। उसमें आ जाएगा वो खान पान और वेशभूषा और वो डेली हैबिट्स और ये सब आ जाएगा, कल्चर सब आ जाएगा, सोशल। सोशल में कल्चर भी आ जाएगा। दूसरा पॉलिटिकल, राजनीतिक संगठन, क्यों संदीप जी, ठीक बोल रहा हूँ ना? दूसरा राजनीतिक संगठन, तीसरा धार्मिक संगठन, रिलीजियस, ओके। और चौथा इकोनॉमिक, इकोनॉमिक होगा, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस। ये 4 अगर पूरा कर देंगे तो क्या होगा? होलिस्टिक हो जाएगा, समग्रता हो जाएगा, बचेगा ही नहीं कुछ, उसमें सब आ जाएगा। जेंडर इनइक्वालिटी किस में आएगा? जेंडर सोशल में आएगा। जनरेशन गैप किस में आएगा? सोशल में आएगा। वृद्धों की समस्याएं किस में आएगा? सोशल में आएगा, इकोनॉमिक में आएगा। सो लाइक दिस। तो इन लोगों ने सारा स्टडी किया। तब वाल्मीकि कहते थे कि फील्डवर्क का मतलब है होलिस्टिक डाटा लाना। ये हो गया दूसरा, दूसरा क्लियर हो गया। तीसरे पे आइए। तीसरा है प्रॉब्लम ओरिएंटेड और स्पेसिफिक एथनोग्राफी। प्रॉब्लम ओरिएंटेड और स्पेसिफिक एथनोग्राफी, उसमें क्या हुआ, ये जो 4 पूरा लाते थे ना, वो 4 नहीं किया, एक ही लाए। रिलीजन खाली करेंगे या पॉलिटिकल करेंगे, ठीक है, या मैरिज करेंगे या किनशिप करेंगे या स्ट्रैटिफिकेशन करेंगे, लाइक दिस, ठीक है। उसका उदाहरण है, पहले का तो कई उदाहरण दिया, दूसरे का उदाहरण लिखा ना आपने? हाँ, दूसरे का ट्रोब्रियन आइलैंड्स मालिनोस्की का, अंडमान आइलैंड रैटक्लिफ ब्राउन का, 2 महत्वपूर्ण उदाहरण दूसरे का। तीसरा क्या हुआ? प्रॉब्लम ओरिएंटेड और स्पेसिफिक एथनोग्राफी, समस्या उन्मुख या विशिष्ट एथनोग्राफी, ठीक है। इसमें उदाहरण दे रहा हूं, विचक्राफ्ट, ओराकल एंड सर्सरी एमंग अजांडे, विचक्राफ्ट, ओराकल एंड सर्सरी एमंग द अजांडे,
अजेंडा एक ट्राइब है अफ्रीका में, ठीक है, ये इवांस प्रिचार्ड ने किया। पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ हाईलैंड बर्मा, ये लीच ने किया, एडमंड लीच, 1954, किताब का नाम है पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ हाईलैंड बर्मा। उन्होंने सोशल स्ट्रक्चर का डेफिनेशन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर लाया है। आजकल पावर का बहुत चर्चा हो रहा है, ठीक है, सोशियोलॉजी में। ओके, एवरीथिंग इज ए पावर गेम कहते हैं। नो रिलेशनशिप इज डिवॉइड ऑफ पावर, जीरो सम कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। ओके, ये हो गया आपका 3 नंबर, समझ में आ गया, प्रॉब्लम ओरिएंटेड और स्पेसिफिक एथनोग्राफी। 4 नंबर पे आइए, न्यू एथनोग्राफी। न्यू एथनोग्राफी ये लगभग 1950 के आसपास आया, ठीक है। प्रॉब्लम ओरिएंटेड 40 में आया। पहला वाला माना जाता है 6 साल से 30 तक चला, नहीं पहला वाला तो 1800 चला, 1800 से 1900 तक चला, जितना भी हुआ है। दूसरा वाला 1900 से 1930, तीसरा वाला 1930 से 1950, चौथा वाला न्यू एथनोग्राफी 1950 से 1960, 60-65 तक चला, ठीक है। चौथा वाला क्या है, न्यू एथनोग्राफी। इसमें क्या होता है, एम्पिरिकल साइंटिफिक ट्रेडिशन हैज बीन स्टडीड। ओके, क्या, व्यवहार का अध्ययन करना, मानसिकता का अध्ययन करना, क्या बात है, बढ़िया। वो इसमें बड़ा आदमी कौन था, लेवी स्ट्रॉस, क्लाउड लेवी स्ट्रॉस। अनकॉन्शियस चीजों को अध्ययन करना, क्या बताया था लेवी स्ट्रॉस, गजब का बताया था। अनकॉन्शियस तत्वों को अध्ययन करना, क्योंकि सामने दिखने वाला व्यवहार भ्रमित कर सकता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर क्या है, उसको देखना। किसके अंदर, उसके मानसिकता के अंदर क्या है, उसको देखना, उसको अध्ययन करना, ठीक है। मतलब ये तो हम लोगों ने उसको डिस्क्राइब ऐसे करते हैं, मीठी छुरी। मीठी छुरी, मुंहफट वाले बड़े अच्छे होते हैं। व्हाट इज मीठी छुरी, स्वीट पॉइजन, कि बहुत मीठा मीठा बातें जो करेगा वो पॉइजनस हो सकता है, यही ना। तो क्या हुआ इसमें, ऑब्जर्वेशन में तो मीठी मीठी लगा, मैं आज उनसे मिला, वो तो भाई इतना बढ़िया, क्या बात है इनका, लेकिन वो मीठी छुरी निकला। हाँ, ये तो पता नहीं था मुझे। तो ये हो गया आपका न्यू एथनोग्राफी में कि क्या स्टडी करेंगे, मानसिकता, माइंडसेट और बिहेवियर और आइडियाज। मानसिकता, बिहेवियर और आइडियाज, ये सब वो स्टडी करेंगे, ठीक है। सिंबॉलिक ऑर्डर, कॉग्निटिव ऑर्डर, बेते साहब ने, बेते साहब को जानते हैं ना आप लोग, अंद्रे बेते, हमारे गुरुजी, टीचर, डायरेक्ट टीचर। बेते साहब कहते हैं लिव्ड इन ऑर्डर, थॉट आउट ऑर्डर। लिव्ड इन ऑर्डर क्या है, लिव्ड इन ऑर्डर राटकिल ब्राउन बताए। थॉट आउट ऑर्डर क्या है, न्यू एथनोग्राफी। देखिए इसको, लिव्ड इन ऑर्डर, लिव्ड इन ऑर्डर है साइंटिफिक एथनोग्राफी, 2 नंबर वाला, और थॉट आउट ऑर्डर है ये 4 नंबर, न्यू एथनोग्राफी। ये आपका हो गया 4 नंबर। 5 नंबर आइए, समकालीन एथनोग्राफी, कंटेम्पररी एथनोग्राफी। कंटेम्पररी एथनोग्राफी क्या है, समकालीन माने क्या होता है संदीप जी, जो आजकल चल रहा है। आजकल 3-4 चीजें चल रहा है। एक है कंटेम्पररी एथनोग्राफी, इसमें क्या है, इसका उदाहरण लिखिए, फेमिनिस्ट एथनोग्राफी, फेमिनिस्ट एथनोग्राफी, मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन एथनोग्राफी, ओके, पोस्ट मॉडर्न एथनोग्राफी, उत्तर आधुनिक एथनोग्राफी, मार्क्सवादी एथनोग्राफी और फेमिनिस्ट एथनोग्राफी, नारीवादी एथनोग्राफी। उदाहरण दिए, ओके, ये तीनों का मैं बताता हूँ। फेमिनिस्ट एथनोग्राफी में क्या करेंगे, मेल स्ट्रीम बायस को हटाएंगे, पुरुष धारा, पुरुष धारा शोध कार्य को खंडन किया। फेमिनिस्ट एथनोग्राफी लिखा रहा हूं, पुरुष धारा, पुरुष धारा मेल स्ट्रीम रिसर्च, पुरुष धारा शोध कार्य का खंडन किया। कहा सारे रिसर्च में मेल बायस, सारे शब्दावली में मेल बायस है,
शब्दावली माने वोकाबुलरी, मेल बैस, इसलिए फेमिनिस्ट मेथोडोलॉजी को चलाया, फेमिनिस्ट मेथोडोलॉजी को चलाया, ठीक है, मतलब याद नहीं, फेमिनिस्ट मेथोडोलॉजी को चलाया, ठीक है। ओके, मार्क्सिस्ट में क्या कहा कि मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन में हर जगह मार्क्सिस्ट लगा दिया, तो मार्क्सिस्ट में क्या बोलेगा बताइए, आप जानते हैं सब, एक्सप्लॉयटेशन होगा, क्लासेस होंगे, एक दूसरे को एक्सप्लॉयट करेंगे, हैव होगा, हैव नॉट होगा, गरीब होगा, मिडिल क्लास होगा, रिच होगा, हाँ, एलिनेशन होगा, समाज क्रांति आएगी, समाज बदलेगा, यही तो है, और कुछ है क्या संदीप जी? और तो कुछ है नहीं इसमें, इतना, इसी को लेकर एथनोग्राफी शुरू हो गया। ओके, पोस्ट मॉडर्न क्या है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। पोस्ट मॉडर्न में क्या है, हाँ, पोस्ट मॉडर्न इज वेरी इंटरेस्टिंग। पोस्ट मॉडर्न में क्या है, उत्तर आधुनिक, कि हम सिंगल वॉइस को स्टडी नहीं करेंगे, हम मल्टीपल वॉइस को स्टडी करेंगे। मल्टीपल वॉइस क्या है कि भारत का हिस्ट्री अगर आप पढ़े होंगे, स्कूल लेवल में पढ़े थे ना भारत की हिस्ट्री, तो उसमें एवरीथिंग लीडिंग टू दिल्ली हैज बीन रिटन। हर चीज जो दिल्ली को लीड करता है, पहले कलकत्ता को लीड करता है या औध को लीड करता है, एक सेंट्रल प्लेस को लीड करता है, उसी के बारे में लिखा है, ठीक है। लेकिन मैं तो गौंड हूँ, मैं तो संताल हूँ, है ना, मैं तो कौंध हूँ, मेरे बारे में कौन लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा मेरे बारे में? क्या मैं इंडिया का पार्ट नहीं हूँ? मुझे इतना इग्नोर क्यों किया, मुझे इतना इग्नोर क्यों किया? मेरा भी कंट्रीब्यूशन है इंडिया का निर्माण में। आई ऑल्सो डू हैव कंट्रीब्यूशन इन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन, ठीक बोल रहा हूँ, द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन। तो मेरा कंट्रीब्यूशन को लिखना होगा, यानी कि पहले जो सिंगल वॉइस होता था वो मल्टीपल वॉइस हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है? ओके, ग्रेट। सिंगल वॉइस नहीं चलेगा, मल्टीपल वॉइस होगा, ऑलराइट। तो मल्टीपल वॉइस होगा, तो जो ट्रुथ है, एक तो कोई अंतिम सत्य नहीं होता है, देयर इज नथिंग कॉल्ड एब्सोल्यूट ट्रूथ, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड रियलिटी। तो रियलिटी प्लूरल होगा, सिंगुलर नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि ये जो लाइन है कि नारियों को अपना लिमिट में रहना चाहिए, ऐसा मैं फेमिनिस्ट लोग नारियों के सामने मैं कह सकता हूँ? चाटा लगा देंगे। उनका भी सुनना पड़ेगा कि नारियों को लिमिट में रहना चाहिए। कौन हो तुम कौन हो बोलने वाले? सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी, तुरंत ये होगा, उनका भी ओपिनियन लेना हो, समझ में आ गया? दलित का ओपिनियन लेना होगा, समझ में आ गया? जनजाति का ओपिनियन लेना होगा, ब्राह्मणों का भी ओपिनियन लेना होगा, कायस्थ का भी लेना होगा, भंगी का भी लेना होगा, कोबलर का भी लेना होगा, चर्मकार का भी लेना होगा, ठीक है। सो ये हो गया आपका मल्टीपल वॉइस, बहुत जरूरी है ये। इसको कहते हैं कि ज्यादा पोस्ट मॉडर्न ना जाए, सबका वॉइस ले, सबका वॉइस माने फेमिनिस्ट एथनोग्राफी, दलित एथनोग्राफी, यू नो, ऑल दिस एथनोग्राफी ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, सब इसी में आ जाएगा। ये आपका हो गया कंटेम्प्ररी एथनोग्राफी में। तीन प्रकार मैंने ब्रॉडली बोला, लेकिन ये सब भी आ जाएगा, दलित एथनोग्राफी, ट्राइबल एथनोग्राफी, फेमिनिस्ट एथनोग्राफी, मार्क्सिस्ट एथनोग्राफी, कोई भी एथनोग्राफी अब इसमें आएगा, आएगा तो उसमें सैद्धांतिक होना चाहिए, थियोरेटिकल होना चाहिए। खाली टिप टाप के बोल देंगे तो एथनोग्राफी नहीं हो पाएगा। कुछ जनरलाइजेशन होना चाहिए, कुछ स्पेसिफिकेशन होना चाहिए,
ये ऐसे गाते हैं वैसे करते हैं, ये सब नहीं है, ये तो कॉमन मैन कर देगा। हमारा एथनोग्राफी कैसे अलग होगा फिर? कहाँ से पता चलेगा? पढ़ेंगे तो पता चलेगा, है ना। अब आइए, कौन सा नंबर पे आप पहुंच गए? 5 हो गया ना। अब छठा पे आइए, 6th, ऑटो एथनोग्राफी। ऑटो एथनोग्राफी, ओके। ऑटो एथनोग्राफी क्या है? ऑटो, ऑटो वर्ड कहाँ से यूज हुआ होगा? ऑटोबायोग्राफिकल, ठीक है। तो ऑटोबायोग्राफी मैंने, मैं अगर अपना कम्युनिटी में अध्ययन करूंगा, मैं अगर अपना कम्युनिटी में अध्ययन करूंगा तो ऑटो एथनोग्राफी होगा, ठीक है। खाका साहब अगर ओराव खाका साहब जानते हैं ना, वर्जीनियस काका। खाका साहब अगर ओराव के ऊपर लिखेंगे जो लिखे हैं, वो ऑटो एथनोग्राफी होगा। श्रीनिवास का रामपुरा ऑटो एथनोग्राफी नहीं है। श्रीनिवास का रामपुरा साइंटिफिक एथनोग्राफी है, 2 नंबर वाला। ठीक है, 2 नंबर बोलो, ऐसा ऐसा नहीं सोचो कोई 2 नंबर नहीं है, मतलब वो नंबर 2 वाला। दो नंबर नहीं, नंबर 2 वाला श्रीनिवास का। लेकिन ऑटो एथनोग्राफी क्या है? मैं अपना कम्युनिटी अध्ययन करूंगा। मैं तो उड़ीसा का कौन किया, लेकिन ऑटो कैसे हुआ? मैं कौन तो हूं नहीं ना। मैं अगर उड़ीसा का ब्राह्मणों का अध्ययन करूंगा तो क्या होगा संदीप जी? ऑटो एथनोग्राफी होगा। और यादव जी, जो हमारे यादव जी अगर यादवों का अध्ययन करेंगे तो ऑटो एथनोग्राफी होगा, ठीक है। ये हो गया आपका। तो इसमें क्या हुआ? ये हो गया 6 नंबर ना, 6 नंबर। 7 नंबर पे आइए, 7 नंबर, मल्टी साइटेड एथनोग्राफी। ये क्यों हुआ? ये मल्टी साइटेड एथनोग्राफी अर्जुन आपादुराई, अभी उस दिन थे ना संदीप जी हम लोग अर्जुन आपादुराई में, एक ऑटोकैम साहब का मेमोरियल लेक्चर दे रहे थे, वो गजब का है। मल्टी साइटेड एथनोग्राफी वो क्या होगा भाई? आजकल का जमाना स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है। बेहतर जमाना है। बेहतर जमाना उन्हीं के लिए है जो आजकल का जमाना को समझ पाते हैं, और ज्यादातर लोग समझ पाते हैं। मोबाइल का फायदा क्या है, मोबाइल फोन का, इंटरनेट का फायदा क्या है, ये जो जानता है। और कपड़े आजकल का पहनने में फायदा क्या है, जीन्स पहनने का फायदा क्या है, फॉर्मल ड्रेस, एक टीचर को तो फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए। टीचर जीन्स क्यों पहनेगा? जब जाएगा टीचर स्टूडेंट को पढ़ाने, फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए, लाल पीला ये सब नहीं पहनना चाहिए। ये मतलब ये सिखाया जाता है आजकल, पता नहीं क्यों नहीं सिखाया जा रहा है, बिल्कुल फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए। बाकी घूमने जब जाएंगे तो धोती पहन के थोड़ी जाएंगे, जीन्स पहन के जाएंगे, शॉर्ट्स पहन के जाएंगे। तो उसका फायदा क्या है? बेटर है ये सब, इसलिए ये फायदा है उसका। तो ये सब चीजें सिखाया गया। और क्या है? ग्लोबलाइजेशन हो गया, लोग फास्ट मूवमेंट कर रहे हैं। और तुम्हारा फ्रेंड कहाँ है ना, आजकल तो पेरिस में है। अरे अभी तो था लखनऊ में, पेरिस कहाँ चला गया? लाइक दिस। और तुम्हारा लड़की कहाँ है? और तुम्हारा लड़का कहाँ है? लंदन में है। और पता चला नॉटिंघम में है। और पता चला हॉलैंड में पीएचडी कर रहा है। हमारा एक फ्रेंड है विनोद चंद्रा, उनका लड़की कहाँ है? मैं पूछा, मैं हॉलैंड में पीएचडी कर रहा है। ये कब चली गई? सो व्हाट इज दिस फास्ट मूवमेंट ऑफ पीपल, फास्ट मूवमेंट ऑफ वर्क, कल्चर, एवरीथिंग इज फास्ट। क्यों? ग्लोबलाइजेशन आ गया, मॉडर्नाइजेशन तो पहले था ही। तो उसमें जो लोग, जैसे अभी जैसे ये जो वर्कर्स है आपका, माइग्रेंट लेबरर्स, क्यों संदीप जी? जो ये हो गया, कोविड हो गया, जो माइग्रेंट लेबरर का जो हालत हुआ, हालत के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन हालत को लिखोगे क्या होगा? मल्टी साइटेड एथनोग्राफी। क्यों? वो पहले सूरत जाओगे, मुंबई जाओगे, दिल्ली जाओगे, उसका वर्क प्लेस दिखोगे, किस स्लम में रहता है वो दिखोगे, उस स्लम का कल्चर को देखोगे, उसको ऑब्जर्व करोगे, उसको लिखोगे। फिर वो अपना गांव, बिहार आया, मधुबनी जिले में कोई गांव में है, या यहाँ का बाराबंकी जिले में कोई गांव में है, या आपका महाराष्ट्र का सतारा डिस्ट्रिक्ट में कोई गांव में है, तो फिर वहां जाओगे। तो कितना जगह गए? 2 जगह गए। और रास्ते में क्यों? रास्ते में भी देखते गए कि उन लोगों ने बोला कि फलाना जगह हम रुक गए थे 6 दिन, एक संदीप चौधरी जैसे महान आदमी थे, वो खाना खिलाते थे हमें, तो वहां भी जाओगे। तो अगर 3 3 जगह जाओगे तो मल्टी साइटेड हुआ ना। बस, मल्टी साइटेड एथनोग्राफी गजब का है। जो आजकल लिखते हैं लोग, ये मल्टी साइटेड एथनोग्राफी करते हैं, ठीक है। और फाइनली एक है टीम एथनोग्राफी। टीम एथनोग्राफी बहुत पॉपुलर नहीं है, लेकिन वो उनमें लागू होगा, जैसे टीम एथनोग्राफी उनमें लागू होगा, जैसे अभी आपके रूपाली जी ने मेरे बारे में बोला, वो बायोडाटा पढ़ के उसमें था, मैं एमबीए का डायरेक्टर था, ठीक है, एमबीए रूरल डेवलपमेंट का डायरेक्टर था। उसमें 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर में वेरी स्मार्ट बॉयज एंड गर्ल्स
स्मार्ट बनाया जाता है। मैं आप संदीप जी जानते हैं, वो भी होंगे, अंशु जी भी होंगे, वी आर वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियन। डिसिप्लिन बहुत स्ट्रिक्ट है। एमबीए का हो, प्रॉपरली फॉर्मल कपड़ा पहनो, जीन्स और ये बाल ये सब ड्रामा नहीं चल पाएगा, प्रॉपर पहनो। कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करोगे वैसे पहनो। पहले ड्रेस कल्चर सिखाते हैं, फिर फूड कल्चर सिखाते हैं। ज्यादा मोटा पेटा होने की जरूरत नहीं, खाना कम करो और प्रोटीन खाओ, फुल सिखाते थे। 6 बैच का गजब, मेरा लाइफ का सक्सेस पूछोगे सोशलोजी से हुआ, कहाँ से हुआ? एमबीए रूरल डेवलपमेंट। 50-50 बच्चे बड़े पैसा देके आते थे लखनऊ यूनिवर्सिटी का सेल्फ फाइनेंस कोर्स, और सबको नौकरी मिली है। और बताइए, मैं सोशोलॉजी में नौकरी नहीं दे पाया। कोई भी टीचर का आज का, ये एक्स्ट्रा बोल दे रहा हूँ, आज का सक्सेस उसी में होगा, रात को अच्छी नींद आएगी अगर वो नौकरी दिला पा रहा है। नौकरी कैसे दिलाएगा? कंटेंट पढ़ाएगा तो। और वो अगर गाइड बुक देख के पढ़ाएगा, क्या होगा उसका? बेकार है ये सब। एनीवे, तो कंटेंट पढ़ाना जरूरी है ताकि उसको हेल्प हो जाए नौकरी में। प्रीलिम्स क्लियर कर दें, यूजीसी जेआरएफ क्लियर कर दें, कुछ इस टाइप का पढ़ाना चाहिए। तो उसमें वो टीम एथनोग्राफी था। थर्ड सेमेस्टर में एक फील्ड वर्क 10 दिन का, फोर्थ सेमेस्टर में 15 दिन का फील्ड वर्क। तो उत्तराखंड का दसियों विलेज, उत्तर प्रदेश का दसियों विलेज, जैसे होता है एथनोग्राफी, अरेंज करना, परमिशन लेना, उनसे पेरेंट्स से नो ऑब्जेक्शन लाना, फिर वो लिखना, मैं अगर ये डिसिप्लिन फॉलो नहीं करूँगा मुझे डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, उसमें साइन करना पेरेंट्स का। और जहां मेरा पुलिस जान पहचान है, पुलिस मेरा सब जान पहचान है, ठीक है, डीजी पुलिस है, तो हमारे स्टूडेंट होंगे या दोस्त होंगे, तो उनको फोन करना, थाने में फोन करना, क्या पता कौन लफड़ा कर दे वहां, नहीं, ये सब करना, ये सब एथनोग्राफी में शामिल है। क्योंकि लिखा ना, और लिखिए थेसिस में, पेपर में लिखिए, फील्ड मेथड्स और सर्वे मेथड्स। मेथोडोलॉजी वर्ड यूज ना करें जिंदगी में, नेवर यूज द वर्ड मेथोडोलॉजी। आप मेथोडोलॉजी कर नहीं रहे, इट इज साइंस ऑफ मेथड्स, यू आर नॉट डूइंग साइंस ऑफ मेथड्स, यू आर ओनली यूजिंग फील्ड मेथड्स एंड एक्सपीरियंसेस, सर्वे मेथड एंड टेक्निक्स एंड एक्सपीरियंसेस। आप जो कर रहे हैं वही लिखिए। ये बच्चे को समझाइए कि वो एक चैप्टर अलग से लिखने की जरूरत नहीं, इंट्रोडक्शन में ही लास्ट पार्ट करते हैं फील्ड मेथड एंड एथनोग्राफी, लिख के लिखे मैंने अपना काम में ये टेक्निक यूज किया, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों टेक्निक यूज किया, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा यूज किया, ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा यूज किया, शेड्यूल थोड़ा सा यूज किया, उसका रेलेवेंस क्या है। और मेरा एक्सपीरियंस ये रहा, मैं जब पहले गया तो बारिश हो रही थी, तो बारिश जब हो रहा तो छतरी लेके गया, फिर गांव बहुत दूर था, मैं जहाँ रहता था वहां से दूसरा मोहल्ला को जाने के लिए साइकिल यूज करना पड़ता था, एक हाथ में साइकिल का हैंडल, दूसरे हाथ में छतरी, और यहाँ पर बैग, बैग में क्या था, पानी था, और उनको रापो एस्टेब्लिश करने के लिए थोड़ा बीड़ी था, और उनको छोटे छोटे लड़कियों को देने के लिए कान की बालियां 2 रुपए वाला था, और ये सब, और थोड़ा मिठाई था, थोड़ा टॉफी था, थोड़ा खाने पीने का सामान था, और थोड़ा दवाई था हेडेक वाली। हाँ लिख सकते हैं, हेडेक वाली दवाई तो होता ही है हमेशा। फिर मैं गया वहाँ, बारिश हो रहा था, मैंने उनको कहा कि मैं, बारिश हो रहा है, मैं आपके अंदर बारंडा में आ जाऊं? तो कुछ बोले ही नहीं, सब बीड़ी पी रहे थे बैठ के, नील डाउन करके, स्क्वेटिंग करके बैठे थे, समझ गए ना, स्क्वेटिंग करके बैठे थे। फिर मैंने कहा प्लीज मैं आ जाऊं, प्लीज मैं आ जाऊं, सुना ही नहीं कोई। फिर थोड़ी देर बाद इसको कहते हैं हमिंग कल्चर, हाँ हाँ करना, समझाना नहीं, हाँ हाँ करना, हमिंग कल्चर बोले। फिर मैंने कहा कि ये तो बड़ा गड़बड़ है, बहुत बारिश हो रहा है करके मैं बैठ गया वहां जाके। फिर उसने बोला आप कहाँ से आए? मैंने कहा लो, आई वॉज रिलैक्स्ड कि चलो किसने तो बोला। फिर मैंने उनको समझाया, समझा के मैंने निकाला सिगरेट, मैंने बोला आप एक सिगरेट पीजिए। नहीं नहीं साहब, आप साहब है, आप सिगरेट पीजिए, हम तो वो है, हम नहीं पीते सिगरेट, सिगरेट महंगा होता है। फिर मैंने कहा मैं क्यों सिगरेट पीऊँ, आप लोग बीड़ी पी रहे, मुझे एक बीड़ी दे दीजिए। तो उसने एक बीड़ी दिया, कहा कि नहीं नहीं आप बीड़ी मत पीजिए, आप साहब है। मैंने साहब है ही नहीं भाई, मैं आया हूँ पीएचडी काम करने, करूंगा, लिखूंगा, नौकरी मिलेगा, खाना मिलेगा, नहीं तो घर से निकाल देगा पिताजी। ये मैंने बोला, तो वो लोग हंस दिए एकदम से। हंस देने के बाद रैपो शुरू हुआ। इसको कहते हैं एक्सपीरियंस। जो हुआ वो लिखे, और जो हुआ वो कैसे लिखेगा? अगर कोई इंट्रोवर्ट होगा, वो बोलता ही नहीं होगा, वो पढ़ता ही नहीं होगा, उनका मित्र ही नहीं होंगे, वो कैसे एथनोग्राफर हो जाएगा? ये भी तो इम्पोर्टेंट है। एथनोग्राफर वही हो सकता है जो बड़बड़ करेगा। हमेशा संदीप जी, आप सिलेक्शन कमेटी में जाएंगे, अभी प्रोफेसर हो गए ना, पुराने जमाने का नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े लोग, उनका डिस्कशन में मैं शामिल था। अब उनमें से एक है, एक नहीं नहीं रहे, बहुत बड़े बड़े,
ठीक है, आप जिनका भी नाम सोच सकते हो, मैं जिनको जानता हूँ पर्सनली, बहुत लोगों को जानते हैं, तो राधा कमल मुखर्जी वाला बैच छोड़ के बाकी सबको जानते हैं पर्सनली। उन दोनों ने झगड़ा किया कि जो ज्यादा बड़बड़ करता है उसको लेक्चरर अपॉइंटमेंट देना चाहिए, कि जो मालूम है कंटेंट अच्छा है, दूसरे का कंटेंट अच्छा है लेकिन उतना अच्छा नहीं, किसको देना चाहिए? एक का कंटेंट अच्छा है, अनइम्प्रेसिव लुक है, अनइम्प्रेसिव लुक समझते हैं ना, अनइम्प्रेसिव लुक है, कंटेंट अच्छा है, ठीक है। दूसरे का कंटेंट 19 है, उसका 20 है, उसका 19 है, अब 16 में नहीं चलेगा, 19 है, कंटेंट 19 है, और स्मार्ट लुक्स है, और बड़बड़ करता है, किसको लेंगे? कितना, कोई धर्म संकट नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़बड़ करने वाला स्मार्ट को लेना चाहिए, क्योंकि स्मार्ट स्टूडेंट को इन्फ्लुएंस कर सकता है, एक टीचर फ्रेंडली बिहेवियर क्रिएट कर सकता है, स्टूडेंट में रेपो एस्टेब्लिश कर सकता है, बढ़िया पढ़ा सकता है, 19 का कंटेंट 20 हो सकता है। समझ में आ रहा है? ये झगड़ा हुआ था, हमारा भी यही ओपिनियन है, एथनोग्राफी वही करेगा जो स्मार्ट होगा, जो एथनोग्राफी मेथड को लिख पाएगा, जो बड़बड़ करता होगा, जो इंटरैक्टिव होता होगा, जो शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होगा, हल्का फुल्का डिसिप्लिन उसका होगा, दिल में डिसिप्लिन का जो भी हिंदी है, अनुशासन होना चाहिए, ऐसे लोग ही अच्छा एथनोग्राफी कर सकते हैं। सब लोगों को एथनोग्राफी करने की जरूरत नहीं है, सब लोगों को रिसर्च करने की जरूरत नहीं, जिसका जो एप्टीट्यूड है वो करे जाके, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है हम ऐसा एप्टीट्यूड वाला कोई टेस्ट करते ही नहीं है। एक रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट करना चाहिए, जिसमें इंटरव्यू का नंबर 50 होना चाहिए, लेकिन इंटरव्यू कौन पूछेगा? जिसको खुद को एथनोग्राफी मालूम नहीं है, वो इंटरव्यू में क्या पूछेगा? क्या पढ़ के आए हो? अरे क्या पढ़ के आए हो, क्यों पूछ रहे हो उसको? जो पूछना एथनोग्राफी मेथड क्या है, आपने देखा है ना, क्या पढ़ के आए हो? अरे उसको नौकरी में रखोगे, पूछोगे क्या पढ़ के आए हो? बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्या पढ़ के आए हो तो। मतलब मुझे तो बहुत हंसी आती है कभी कभी, बिकॉज आई एम देयर विथ मेनी पीपल एंड दे वुड आस्क क्या पढ़ के आए हो बेटा आज? नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। तो एथनोग्राफी वही कर सकते हैं जो इंटरैक्टिव है, जिनको थ्योरीज मालूम है, और जिनको वोकैबुलरी मालूम है, खाली एथनोग्राफी करने से नहीं होगा। वैसे किताब थेसिस के लिए चल जाएगा, हमारे यहाँ तो चलता है, एटीट्यूड है, चलने दो, किताब नहीं निकालना, किताब नहीं निकालना। यूजीसी कंपलसरी क्या है, 2 आर्टिकल निकाल कर निकलो यहाँ से, जाओ मेरी वाला से, बाकी जो अच्छा है उनका छापे। क्या आइडिया संदीप जी? होपफुली आई हैव मेड सम सेंसिबल पॉइंट्स हियर। आई सेड, मैंने यहाँ कुछ सेंसिबल पॉइंट आपको समझाया, ऐसा मुझे लग रहा है, जिसमें 8 प्रकार के एथनोग्राफी समझाया मैंने, और एथनोग्राफी होता क्या है ये समझाया, और फील्ड वर्क क्या होता है ये समझाया, और आप लोग लिखे होंगे, क्वेश्चन है तो पूछिए। थैंक यू वेरी मच।